Hello, my dear students, my well wishers, my viewers, and my friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in this segment in my channel, RK's Academy Zone. My dear students of Standard 12th, आप लोगों के लिए आज मैं एक पोएम लेकर आया हूं और ये आपकी सिलेबस की अंतिम कविता है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, रिटन बाय कमला दास। बहुत ही खूबसूरत कविता है, तो उसका डिस्कशन हम लोग बाद में यहां आकर करेंगे, लेकिन उसके पहले चलिए मेरे साथ वो कविता को हम लोग क्लासरूम में बैठ के आराम से पढ़ते हैं। चलिए मेरे साथ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 12, हाउ आर यू। आज आप लोगों को मैं या आप लोगों के सिलेबस में जो अंतिम कविता है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, वो बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि सबसे पहले कविता का जो सेक्शन है उसे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उसका समरी जो है आप लोगों को याद रखना है, पढ़ना है, देखना है इसमें। इसीलिए पहले मैं कविता को, जो पोएम्स जितने भी हैं, उसको ख़त्म कर दिया। आज ये अंतिम कविता है जो करीब करीब आप लोग का सिलेबस में सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग को रिवीजन होगा, जो भी चीज़ होगा, आप लोग इसी के द्वारा करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए पहले ये कविता पढ़ लेते हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर मतलब क्या होता है? जिसे बोले कि ग्रैंड मदर नानी या दादी, ग्रैंड फादर नाना या दादा। तो यूजुअली अगर नाना को बोलना हो तो मैटरनल ग्रैंड फादर बोलेंगे, या नानी को मैटरनल ग्रैंड मदर बोलेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं कि दादी का घर, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, रिटन बाई कमला दास। तो कमला दास इंडियन पोइटेस, और देखिए कमला दास बहुत एक नामचीन जिसको कहा जाए शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। उनके छोटे छोटे स्टोरीज बहुत फेमस हुआ है, एंड ही अर्नड अ रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। उनको बहुत ख्याति प्राप्त हुआ अंग्रेजी साहित्य में और मलयालम लिटरेचर में, साहित्य में। 1976 में उनका ऑटोबायोग्राफी भी जो है पब्लिश हुआ था। तो उनका अपना एक मतलब यूँ देखा जाए नाम जो है अपने आप में एक जगह उनका मतलब रखता है लिटरेचर के अंदर। और एक बार जब 1984 में उनका नाम जो है नोबेल प्राइज़ के लिए, मतलब नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर के लिए मतलब शॉर्ट लिस्ट भी हुआ था, मगर दुर्भाग्यवश उनको उस वक्त ये प्राप्त नहीं हुआ था, बट नाम आया था, शॉर्ट लिस्ट हुआ था। तो इससे पता चलता है कि वो अपना एक ख्यातनामा लेखिका हैं, पोएटेस हैं, कवियत्री हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी मतलब कहा जाए, या फिर पोएटेस भी कहा जाए। तो यहाँ पर कवियत्री जो है वो क्या बता रहे हैं, देखिए। स्पीकर वो खुद ही हैं। स्पीकर मतलब वक्ता, कहने वाली। तो कहने वाली कवियत्री खुद है, स्वयं है। और उनका जो जीवन है एक्चुअली दादी घर में बहुत दिनों तक उनका जीवन रहा, मतलब जीवन काल कटा वहाँ बिताया उन्होंने, और दादी के संग यूँ कहा जाए तो उस दादी माँ के घर का जो छवि है उनके मन में एक अलग स्थान रखता है। और जब दादी माँ की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, तो वो अलग हो गए थे, हट गए थे। फिर एक बार ऐसा मौका आता है जब वो अपने उस पुराने घर में जाती हैं, और जाने के बाद उनको वो पुरानी चीज़ें जो है, वो सारी चीज़ें उनको याद आना शुरू होता है कि कैसा वो ज़माना था, कैसा वो दिन था जब यहाँ पर सरगर्मी हुआ करता था, और कितनी खूबसूरत सा माहौल हुआ करता था। और आज जो है बहुत ग्लूमी दिखाई दे रहा है, जगह जगह पे घास पत्ते उग गए हैं, वो अंधकार सा ऐसा लग रहा है, जहाँ पर कुछ परछाई ऐसा बिखरा पड़ा है, तो उनको थोड़ा निराशा हाथ में लग रहा है। तो उसी की जो है वर्णना, जो एक्सप्लेनेशन एक्चुअली वो इस कविता के माध्यम से दे रही हैं। तो चलिए हम लोग इस कविता को पहले पढ़ते हैं। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। एक ऐसे घर की बात मैं कह रहा हूँ जो अभी तो हमसे दूर है, लेकिन कभी वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, कभी वहाँ मुझे बहुत प्यार मिला उस घर से। एंड दैट वोमन डाइड, और वहाँ वो औरत जब मर गई तो मैं उस घर से बाहर चला आया।
द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, तो वहाँ पर घर जो है फिर वहाँ एक साइलेंस मतलब जिसको कहा जाए एकदम जिसको बोलते हैं कि चुप्पी सा छा गया वहाँ उस घर में। स्नेक्स मूव्ड, और ऐसा लगा कि वहाँ सांप रेंगने लगा, सांप घूमने लगा, जंगली बिच्छू और ये घर में घास पत्ते उगाए, क्योंकि कभी वो घर एक समय बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, मनोरम सा दृश्य हुआ करता था वहाँ पर। जब आज वो घर हमसे मतलब जो दूर दिख रहा है, कभी वो बहुत पास में जहाँ मेरा नज़दीकी रिश्ता रहा उस घर से, मैं बहुत कीमती वक्त बिताया वहाँ पर। तो आज वो घर बिल्कुल सुनसान सा, उस घर में चुप्पी सा छाया हुआ है। यानी इसी बात से ये पता चलता है कि कवयित्री जो है स्पीकर वन खुद वक्ता बन के कह रही हैं, और जब वो जाती हैं दोबारा उस घर में तो उन्हें वहाँ क्या महसूस होता है वो यहाँ बता रही हैं। अमॉन्ग बुक्स आई वॉज देन टू यंग, तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर यूँ कहा जाए कि अमॉन्ग बुक्स आई वॉज देन टू यंग, जब मेरा मतलब बचपन बीता वहाँ, जब मैं पढ़ाई लिखाई करता था, किताबों के ढेर में बैठा रहता था, तो उस समय मैं बहुत टू यंग, बहुत ही मतलब छोटी सी उम्र था मेरी। टू रीड एंड माई ब्लड टर्न इन कोल्ड लाइक द मून, और वहाँ मैं क्या सिर्फ पढ़ता था, रहता था, और My blood turned cold like the moon. How often I think of going. तो वहाँ पर उस जगह क्या होता था, वहाँ पर मतलब कुछ नहीं, इतना खूबसूरत सा माहौल हुआ करता था, मेरा बचपन वहाँ बीता था, और आज जब मैं यहाँ पर आया तो मेरा मतलब खून क्या हो गया, वहाँ पर मैं एक अजीबोगरीब, मुझे चुप्पी सा दिखाई दे रहा है, मेरा लग रहा है कि एकदम शांत चंचल जो इंसान, वो शांत एक चंद्रमा जैसा दिख रहा है, ठंडा पड़ गया है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, तो ऐसा जगह से जो मुझे यहाँ दिखाई दे, यहाँ मुझे शांति मिलती थी, खूबसूरती से मुझे बहुत लगाव था यहाँ इस घर से, तो कैसे कोई यहाँ से जाने का सोच सकता है। तो मुझे मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि मेरी दादी माँ की मौत हो गई थी, मैं अकेले यहाँ से फिर चला गया था इस घर को छोड़कर। तो जब मैं यहाँ पढ़ाई लिखाई करता था, यहाँ आया जाया करता था, उस वक्त का जो माहौल था वो बहुत ही मनोरम था, बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पर मैं आज जब मैं दोबारा इस घर को देख रही हूँ आकर यहाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे मेरा मतलब ये माहौल देखकर मेरा खून ठंडा हो जा रहा है, कि मुझे लग रहा है कि मैं कैसे यहाँ से जाने के लिए सोचा, कैसे यहाँ से दूर चला गया। देयर टू पीड थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, जहाँ पर उसी जगह से मतलब कितना क्लोजली, टू पियर मतलब ऑब्जर्व करना, नज़दीकी चीज़ से ऑब्जर्व करके कवयित्री एकदम करीब से जाकर हर एक चीज़ को देख रही हैं, परख रही हैं और महसूस कर रही हैं। पीर और क्लोजली ऑब्जर्व करना, थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। वहाँ उस घर में लग रहा है कि कैसे विंडोज बंद पड़ा हुआ है। ब्लाइंड आइज मतलब, ब्लाइंड मतलब अंधा, तो आंखों से, अंधे आंखों से लग रहा है कि खिड़कियाँ जो बंद पड़ी हुई है। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और हवा जो है जम गया है लगता है। फ्रोजन, फ्रोजन मतलब फ्रीज जैसे बोलते हैं, जमा हुआ हवा, सब जम चुका है, थम चुका है ऐसा लग रहा है। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, होपलेसनेस, डिस्पेयर, होप, डिस्पेयर, होप मतलब आशा, डिस्पेयर मतलब निराशा, उम्मीद, नाउमीद। वाइल्ड मतलब होता है जंगली, तो यहाँ जंगली जिसको बोले नाउमीद या होपलेसनेस, यहाँ इसको एक साथ हम लोग क्या मीनिंग लगाएंगे? होपलेसनेस। जहाँ आशा कभी घुमा करता था वहाँ निराशा दिखाई दे रहा है उस जगह। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर, जो वहाँ पर निराशा का झलक मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि एक पिक करके, पिक मतलब चुनना, एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस जो मुट्ठी भर के अंधेरा लेकर आया है, टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, जो कि मेरा जहाँ बेडरूम हुआ करता था उस जगह पर क्या है? डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर। वहाँ बेडरूम के दरवाजे के पास लग रहा है कि अंधेरा एकदम
निराशा लेकर आया है। वो घर मुझे बिल्कुल काट रहा है, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ कभी चंचलता हुआ करता था, जहाँ हम थिरकते थे, घूमते थे, नाचते थे, झूमते थे, वो एकदम ठंड सा पड़ गया है, जम गया है। और वहाँ मेरा दरवाज़ा, जहाँ मैं मेरा बेडरूम हुआ करता था, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अंधेरा, मुट्ठी भर अंधेरा है वहाँ चारों तरफ। एंड लाई मतलब पड़ा हुआ, गिरा हुआ, बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, मेरे जो बेडरूम है उसके बाहर दरवाजे के पास वो पड़ा हुआ है। ऐसे पड़ा हुआ है जैसे ब्रूडिंग डॉग, ब्रूडिंग मतलब थ्रेटनिंग डॉग, थ्रेटनिंग, ब्रूडिंग मतलब जिसको कहा जाए डराना, डराना है ना, थ्रेट करना। लग रहा है कि कोई वहाँ उसे कोई डरा रहा है अंधेरा में। ब्रूडिंग डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, है ना। लग रहा है एक, कैसा होता है कि अंधेरे में कुत्ता भौंकता है तो कैसा लगता है, एक गजब तरह का माहौल लग रहा है वहाँ पर। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, कभी तो ये तुम विश्वास नहीं कर सकते हो, क्या कोई विश्वास कर सकता है दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, कि मैं इसी ऐसे ही घर में कभी रहा करता था। एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, और इस घर में रहना मेरे लिए गर्व की बात हुआ करता था कभी। एंड आई लव्ड, मैं यहाँ रहना बहुत पसंद करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मैं जो कभी अपना रास्ता भटक गई, जो यहाँ से अलग चला गया था। एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स, और आज मैं वहीं पर एक अजनबी की तरह, ऐसा लग रहा है कि उस घर के पास खड़े होकर मैं भीख मांग रहा हूँ दरवाजे से, स्ट्रेंजर्स डोर्स, टू रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज। ऐसा लग रहा है कि ये घर मेरे सामने आज भीख मांग रहा है, मैं इस घर के सामने खड़ा हूँ एक भिखारी जैसा। ये घर मेरे सामने ऐसा खड़ा है एक भिखारी जैसा, ये मांग रहा है कि ये घर को अब क्या लग रहा है, अब इस घर की एक रिपेयर करना, इसको ठीक करना मेरे लिए ज़रूरत हो गया है। तो आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मैं जो रास्ता खो के भटक गया था। एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स, आज इस अजनबी की तरह मैं खड़ा हूँ और ये घर भी मेरे लिए अजनबी बन चुका है। डोर्स टू रिसीव लव, और यहाँ दरवाजे खड़ा है, हमको लगता है आज रिसीव लव, प्यार के लिए खड़ा है। एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, और ये क्या है, एक एटलीस्ट अंततः एक थोड़ा सा छोटा सा परिवर्तन चाहिए, इसमें से परिवर्तन करूँगा इसको। कवियत्री ये मान रहे हैं कि इसको एक परिवर्तन की ज़रूरत है, जो आज चुपचाप एक ग्लूमी सा दिखाई दे रहा है। कभी ये हंसता खिलता नजर आता था, खूबसूरती यहाँ छाया हुआ होता था, और आज वो मायूस सा पड़ा हुआ है। तो एक स्मॉल चेंज इसमें एक ज़रूरी है, परिवर्तन। कवियत्री अपने मन ही मन ये चीज़ सोच रही है, उसी को एक्सप्लेन कर रही है। आया समझ में? तो ये कवियत्री की यानी स्पीकर बन के खुद ही इस चीज़ को, कविता को नरेट कर रही है। और कविता याद रखिएगा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी का घर, जो कि कमला दास खुद मतलब कवियत्री स्वयं स्पीकर बन के ये बात कह रही है, जो कभी अपनी दादी के संग वक्त बिताया करती थी, रहा करती थी उस समय। फिर दादी के मौत के बाद बाहर चली गई थी, फिर उन्हें कभी मौका हाथ लगा, जब वहाँ उस घर के पास वो गई तो उन्हें वह घर कैसा होता है, आपका बहुत, जिस घर में आपका बचपन बीता हो, जिस घर में कभी आप रहा करते थे, आप ज़िंदगी का अहम हिस्सा आपने बिताया हुआ हो, और कभी आप छोड़ के उसे चले गए, जब आप पुनः कभी बहुत दिनों बाद जब वापस आते हैं और वो घर आपको खरा दिखता है वहाँ पर, लेकिन जरा जर्जर अवस्था में दिखता है, तो आपको कैसा लगता है। तो यहाँ कवियत्री को भी वही अनुभव हो रहा है, और जिसको देखकर उनको दया आ रहा है, और वो सोच रही हैं कि इसको एक स्मॉल चेंज की ज़रूरत है, इसको यहाँ हमको अच्छे से इसको रिपेयर करना है, इसको सही कर देना है। ठीक है, तो ये था आज की कविता। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर एज यूजुअल मैं वही कहूँगा कि आप लोग हार्ड वर्ड निकाल लेंगे। मैंने पूरी तरीके से कोशिश की आप लोगों को हर एक वर्ड तोड़ देने के लिए, तोड़ के समझा देने की, तो मैंने समझा दिया। आप लोग इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। ठीक है, चलिए आइए क्लासरूम में डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा इस कविता के अंदर क्या था, एक भाव छुपा हुआ था। कवियत्री जो है वो पहले अपने दादी के साथ उसी पुराने घर में रहा करती थी, उनका एक बहुत लंबा समय वहां बीता था। एंड आफ्टर डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर, जब उनके दादी का डेथ हो गया तो वहां से वो चली गई थी और वो घर के साथ उनका रिश्ता छूट गया था। बरसों बाद जब वो उस घर के पास आती हैं तो वो घर के दरों दीवारें जो है उन्हें देखकर उनको ऐसा लगता है कि इस घर जो है कभी ऐसा था जहां रौनक बिखरता था, और आज ऐसा लगता है यहाँ सांप और जो है इंसेक्ट्स जो है वो रेंग रहा होगा। घर में गंदगी आ गई है और यहाँ दरवाजे के नीचे से, इधर से उधर से तरह तरह के स्मेल्स आ रहे हैं।
और ये शायद चीख पुकार के मुझे ये कह रहा है, यानी कवित्री कह रहे हैं, स्पीकर वही है कि ऐसा कह रहा है कि इस घर की एक रिपेयरिंग जो है वो जरूरत है, जिससे उसकी वो जो भव्यता जो पहले था, रौनक, वो फिर लौट आए। तो ये था इस घर को लेकर इस कवित्री की अपना एक सोच। तो मेरे ख्याल से मैंने इसका पूरे तरीके से जो डिस्कशन करना था आप लोगों को क्लासरूम में कर दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आपकी बारी है, आप इसे हार्ड वर्ड को पढ़ेंगे, याद करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे, और जो नहीं बनेगा वो उसको आप यहाँ अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे, फिर मैं देखूंगा, मैं बनाऊंगा, मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे इसी क्लासरूम में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।